एनवायरनमेंट के बारे में पॉइंट को कवर कर लेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट का महत्व। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस का पॉइंट है वो है डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। The interaction between a business and its environment identify opportunities for and threats to the business. It helps the business to determine opportunities and meeting the challenges successfully. अब ये बिजनेस एंड इट्स इन्वायरमेंट, इन दोनों का अगर आप अच्छी तरह से उनकी स्टडी करोगे या उनका एनालिसिस करोगे तो आपको क्या मिल सकती है या आपके बिजनेस के लिए आने वाली है, और भविष्य में कौन से चैलेंजेस आपके बिजनेस को करने पड़ेंगे। इन सभी बातों का आपको सभी बातें समझ में आती है जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट की अपने बिजनेस में एनालिसिस करोगे तब, यानी कि ये समझ में आता है कि क्या भविष्य में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और कौन से चैलेंजेस और थ्रेट्स है अपने बिजनेस के लिए। इन्हीं बातों को समझने के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी होता है। यही इसका इम्पोर्टेंस है। क्या महत्व है बिजनेस इन्वायरमेंट का, क्या पता चलता है, भविष्य की सब अपॉर्चुनिटीज आपको पता चलती है, भविष्य के सभी चैलेंजेस आपको पहले से ही पता लगता है जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस करोगे। तो ये सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंस है। ओके, नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। तो जिस प्रकार से आपको अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस का पता चलता है, उसी प्रकार से जब भविष्य में आने वाली जो कुछ चैलेंजेस है या कुछ थ्रेट है या कोई प्रॉब्लम अगर आपको भविष्य में फेस करनी पड़ सकती है, उनके बारे में आपको पहले से ही पता होने के कारण आप क्या करते हो, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस करोगे आपके बिजनेस में, अपने बिजनेस में। ठीक है, तो ये है दूसरा इंपॉर्टेंस, डिटरमाइनिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। द इंटरेक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट आल्सो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड द continuous study provides the various solutions of that problems. Okay, अगर आपने अपने बिजनेस में अपने ही बिजनेस इन्वायरमेंट का कंटिन्यूसली अगर स्टडी करोगे तो आपको जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, उन्हीं प्रॉब्लम का पहले से ही आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, सॉल्यूशन ही आइडेंटिफाई हो सकता है जब आप अपने बिजनेस का एनालिसिस करोगे। तो ये है दूसरा इसका इम्पोर्टेंस जो हमने अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करोगे, बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस करोगे, तो इससे क्या फायदा मिल सकता है, तो आपके बिजनेस में आपको जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेसेस है वो भी पता चल सकती है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन व्यू ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट। अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे है या टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो उसमें आपको जो कुछ स्ट्रेंथ है, आपकी पर्सनली जो इंडिविजुअल कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, उसी का भी पता चल सकता है जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करोगे। तो इंडिविजुअली या पर्सनली स्ट्रेंथ कितनी है, कैसी है, कौन सी है, इन्हीं सब बातों का हमें आइडेंटिफिकेशन मिलता है जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करोगे। उसके साथ ही जो अपने आपके बिजनेस की या किसी भी बिजनेस की वीकनेसेस क्या है या सीकनेस क्या है, वीकनेस क्या है, इन्हीं सभी बातों का पता चल सकता है जब आप कंटिन्यूसली स्टडी करोगे बिजनेस इन्वायरमेंट के। तो इन बातों में ही बिजनेस इन्वायरमेंट का महत्व है। क्यों, क्या 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 कर सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, वो समझ में आ सकते हैं, या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी समझ में आ सकता है, या आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ये सब बातें आपको समझ में आ सकता है जब आप कंटिन्यूसली बिजनेस और बिजनेस इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर्स है, उन सभी फैक्टर्स को डिटेल में और एनालिटिकली आप जब स्टडी करोगे तो ये सब इम्पोर्टेंस आपको अपने बिजनेस रिलेटेड मिल सकते हैं। इसी के कारण ही बिजनेस इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं सभी बातों का हमें पता चलता है, प्री डिफाइंड होता है। क्योंकि जो हमको अच्छी तरह से प्रिडिक्ट करना है, अगर आपके बिजनेस के बारे में जो कुछ अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम्स है, सोल्यूशन है, थ्रेट है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है,
ये आपको अगर प्रिडिक्ट करना है तो आप एक प्रॉपर परसेंटेज तक आप अपने बिजनेस रिलेटेड ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आने वाले भविष्य में अपना बिजनेस कितना रहेगा, कैसा रहेगा, किस एंगल में रहेगा, कहाँ से कहाँ तक बिजनेस पहुंचेगा। इन्हीं सभी बातों का हमें पता चल सकता है, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्शन टू बिजनेस ग्रोथ। अब बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्यों है, अभी बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, तब इसका एक रीजन है कि ये बिजनेस को डायरेक्ट करता है, बिजनेस की ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, ये सब हमें बिजनेस इन्वायरमेंट से पता चलता है। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सिलेक्टिंग द वे एंड पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ बिजनेस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिए, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर, क्यों इम्पोर्टेंट है business environment क्यों important, because it is important for selecting the way and path of developing of a business। हमें किस दिशा से अपने बिजनेस का डेवलपमेंट करना है या किस मार्ग से अपने बिजनेस का डेवलपमेंट करना है, वो मार्ग का पता हमें इस बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी से होता है। इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट, ये बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायरेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, जिसका साउंड अभी चालू है वो सिर्फ अपने आपको म्यूट करो, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है बाकी लोगों को। जिसका साउंड चालू है वो म्यूट करो। तो यहाँ पे सबको आपकी आवाज आ रही है? चलो, मैंने यहाँ से सबको म्यूट कर दिया है। किसी का आवाज यहाँ से आ रहा है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैंने सबको यहाँ से म्यूट कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है इंपॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट का, मीटिंग कंपटीशन। अब मार्केट में जो कंपटीशन होता है, इस कंपटीशन में खुद के बिजनेस को प्रोटेक्ट करना या खुद के बिजनेस को अपने कंपटीटर से आगे तक ले जाना, इन सभी बातों के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। क्यों? इट हेल्प्स द बिजनेस टू एनालाइज द कंपटीटर्स स्ट्रेटेजीज एंड फॉर्मुलेट देयर ओन स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली। अब ये क्यों इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे देख लीजिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट से क्या पता चलता है, हम एनालाइज कर सकते हैं अपना प्रतिस्पर्धी क्या है, कैसा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कैसे है, उसकी वीकनेस कैसी है, उसकी पॉलिसीज कैसी है, उसकी स्ट्रेटजीज कैसी है। इन सभी बातों का हमें पता चलने के कारण हमें क्या बेनिफिट मिलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी मार्केट में अपने बिजनेस को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपना जो कॉम्पिटिटर है उसके बिजनेस के आगे हमारा बिजनेस ले जा सकते हैं। तो इसी के कारण ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो महत्व है वो अपने मार्केट में अपने कंपटीशन को मीट करने के लिए इसका महत्व ज्यादा है। अब हाल ही में मैंने कल परसों आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन में कुछ फेस्टिवल ऑफर चालू है। ओके, 2 या 16 तारीख से जो ऑफर है, यानी कि वो जो सेल चालू है फ्लिपकार्ट पे। अब फ्लिपकार्ट ने और अमेजोन ने दोनों ने भी क्या किया था कि सिर्फ ये सेल चालू होने वाला है, सेल चालू होने वाला है ऐसे ऐड की थी, मगर किसी ने डेट को फिक्स नहीं किया था, डेट किसी ने नहीं बताई थी। मगर जब फ्लिपकार्ट ने पहली बार डेट को ये किया था, डिस्प्ले किया, उसके तुरंत बाद ही क्या किया, अमेजोन ने अपनी डेट को पब्लिश किया। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसे कंप्यूटर ऐसे जो अपने कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेटेजी है, उनको उनके स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी हमें बनानी आ सकती है जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट के सभी फैक्टर्स का स्टडी करोगे। इसलिए ये इम्पोर्टेंट बहुत है बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स। अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका मेन रीजन ये है कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी में अपनी कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल को क्रिएट कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। Continuous scanning of environment helps business to create long-term plans with long view. It is important for achieving decided goals and objectives. अगर आप अपने बिजनेस के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो तो उनको अचीव करने के लिए अलग अलग एक्टिविटी आपको करनी पड़ती है। किसी एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आ सकती है या नहीं,
ये इन्हीं बातों का आपको कब पता चलेगा, जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट का कंटिन्यूअसली स्कैनिंग करोगे, यानी कंटिन्यूअसली स्टडी करोगे, तब आपको अपने ऑब्जेक्ट एंड गोल में जो कुछ बाधाएं आने वाली है उन सभी बाधाओं का या उन सभी रिस्क का पहले से ही पता होता है, जिससे आप उन्हीं रिस्क हो या कोई बाधा हो या कोई चैलेंज हो, उनको क्या कर सकते हो, उनको दूर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपने जो आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग व्यू देख के या कि यानी कि लॉन्ग व्यू से अपने जो कंपनी के प्लान्स होते हैं, जो स्ट्रेटेजी होती है, वो जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स जो होते हैं वो आप जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और उन्हीं प्लान्स के आधार पर अपने भविष्य में अपनी कंपनी की जो एक्टिविटी है वो रन कर सकते हो। यदि कोई बीच में कोई चैलेंज आता है या कोई रिस्क आती है तो उसको भी आप मीट कर सकते हो, यदि आपने कंटिन्यूसली स्कैनिंग की होगी अपने बिजनेस एंड अलग अलग फैक्टर्स की। तो इन्हीं सभी बातों से इम्पोर्टेंस बहुत होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का, जो है अभी हमने डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड एंड सोसाइटीज नीड। अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है, ये तो हो गया अभी तक के पॉइंट्स जो हो गए वो बिजनेस रिलेटेड थे। अब ये जो पॉइंट है ये सोसाइटी रिलेटेड है। सोसाइटी सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलेगा, जिससे सोसाइटी के बारे में बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। अब बिजनेस कलेक्ट्स इनपुट फ्रॉम इन्वायरमेंट। ओके, a business collects input from environment and produce goods and services for satisfying social need। अब यहाँ पे मीडिएटर का काम करता है बिजनेस इन्वायरमेंट। एक तरफ है बिजनेस और दूसरी तरफ है सोसाइटी। अब बिजनेस एंड सोसाइटी, अब बिजनेस को क्या करना पड़ता है, सोसाइटी की जो नीड है या सोसाइटी को जो चीज चाहिए या जो सर्विस चाहिए वही प्रोवाइड करना पड़ता है बिजनेस को या सर्विस प्रोवाइडर को। मगर क्या करता है बिजनेस इन्वायरमेंट, इन दोनों को जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट को जो कुछ इनपुट्स मिलते हैं, सॉरी, बिजनेस को जो कुछ इनपुट्स मिलते हैं वो सब इनपुट्स क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट से ही मिलते हैं। जिसकी मदद से क्या करता है बिजनेस इन्वायरमेंट, तो बिजनेस को इनपुट प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि सोशल नीड्स को बिजनेस को कंप्लीट करना होता है, इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट मदद करता है बिजनेस को कि बिजनेस में जो कुछ इनपुट चाहिए वो प्रोवाइड करने के बाद बिजनेस इन्वायरमेंट की मदद से ही बिजनेस क्या करता है, सोशल नीड्स जो होती है उनके बारे में सबसे पहले समझ लेता है। सोशल नीड या कस्टमर की जो नीड है, कस्टमर को क्या चाहिए, वो समझने के बाद उसी वही उस प्रकार की ही वस्तु जनरेट करके या मैन्युफैक्चर करके वो सोसाइटी को दे देती है या वो सोसाइटी में वो सेल करती है, जिसकी मदद से क्या होता है, सोसाइटी की सेटिस्फैक्शन जो लेवल है वो वो बढ़ती है या वो जो सोसाइटी होती है वो सेटिस्फाई होती है। अब इन्हीं दो पॉइंट के बीच में बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो एक तरफ है बिजनेसमैन और दूसरी तरफ है सोसाइटी। इन दोनों को जोड़ने का काम बिजनेस इन्वायरमेंट करता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सोसाइटी की जो नीड है उस नीड को कंप्लीट करने के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट का काफी महत्व है, बिजनेस की दृष्टि से और सोसाइटी की भी दृष्टि से। ठीक है, यहाँ पे हमने वही देखा है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ कस्टमर सोसाइटी बाय फुलफिलिंग ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। अब बिजनेस इन्वायरमेंट की मदद से जब बिजनेस कोई गुड्स क्रिएट करता है या गुड्स मैन्युफैक्चर करता है या सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इससे क्या होगा कि कस्टमर्स की नीड फुलफिल हो जाएगी। अगर कस्टमर्स की नीड, जितने भी कस्टमर्स है उनकी जितने भी नीड्स है उनको अगर हम यानी कि बिजनेसमैन सेटिस्फाई करते चले जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कस्टमर की जो लिविंग स्टैंडर्ड होती है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रहती है। अगर लिविंग स्टैंडर्ड अगर बढ़ाना है तो आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करना, स्कैनिंग करना बहुत या से उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि दोनों भी एंगल से, एक तो बिजनेस के एंगल से और दूसरा इन्वायरमेंट, दूसरा सोसाइटी के एंगल से बिजनेस इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंस फॉर सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड्स एंड सोशल नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट, कंटिन्यूसली लर्निंग कंटिन्यूसली फ्रॉम इन्वायरमेंट। अब लर्निंग प्रोसेस है, ये बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना क्या है, ये कंटिन्यूसली लर्निंग प्रोसेस है। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ हम देख लेंगे। इट इज कंटिन्यूसली लर्निंग प्रोसेस, इट हेल्प्स टू द मैनेजर ऑफ अ बिजनेस फॉर continuously update their knowledge, understanding and skills to meet the predict
चेंजेस इन बिजनेस। अब बिजनेस में जो मैनेजर्स होते हैं या जो डिसीजन मेकर्स जो होते हैं, या आप उसको एमडी से लेके जो सेक्रेटरी होता है, एमडी होता है, डायरेक्टर्स होते हैं या मैनेजर्स होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, ये सब इन लोगों को क्या होता है, ये जो लोग होते हैं इनको डिसीजंस लेना पड़ता है, और ये जो डिसीजंस लेते हैं कुछ डेटा के बेस पर ही ये लोग क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। मगर ये जो डेटा इनको जो मिलता है वो डेटा मिलता है बिजनेस इन्वायरमेंट के द्वारा ही मिलता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में जितने भी फैक्टर्स है उन हर एक फैक्टर्स के बारे में वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको समझ लेते हैं, और समझ लेने के बाद अपने बिजनेस के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्ट है उसके बेस पर वो डिसीजंस लेते रहते हैं कि आज इन्वायरमेंट में क्या चेंज होने वाला है या आने वाले समय में क्या चेंज होने वाला है, कौन से फैक्टर कैसा इम्पैक्ट करेगा। ये सब बातें जो मैनेजर्स होते हैं या जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ये पहले स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद ही कंपनी रिलेटेड जो कुछ अच्छा डिसीजन है वो सब मिलजुल कर या डिस्कशन करने के बाद ही लेते हैं। अब ये इनका डिस्कशन करने का बेस जो होता है, ये जो इनका डिसीजन लेने का जो बेस होता है वो बेस ही होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का, या बिजनेस इन्वायरमेंट के जो कुछ फैक्टर है उन फैक्टर्स के बारे में जो कुछ डेटा है उनके बेस पर ही ये क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। और इन्हीं डिसीजंस लेने के कारण ये इनको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इसके लिए ये क्या करते हैं, ये लोग कंटिन्यूसली क्या करते हैं, इन्वायरमेंट की स्टडी करते रहते हैं। ये अब ये क्या है, इन्वायरमेंट की स्टडी करना, ये क्या है, लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग भी प्रोसेस है और टीचिंग भी प्रोसेस है। अब ये कंटिन्यूसली लर्निंग कर सकते हैं बिजनेस के हर एक पार्ट का, जो पार्ट डिसीजन मेकिंग रिलेटेड है वो सब क्या करते हैं, कंटिन्यूसली लर्निंग करते हैं। तो इम्पोर्टेंट इसी एंगल से भी है कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक लर्निंग प्रोसेस है, तो जिसकी मदद से डिसीजन मेकिंग का काम किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली, a business which continuously scanning their environment and adopt suitable business practices can improve not only present performance but also future performance in the market for a long time। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो कंपनी की जो परफॉर्मेंस कैपेसिटी जो होती है या कंपनी की जो एबिलिटी होती है, कंपनी की या प्रोडक्शन एबिलिटी हो या ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एबिलिटी हो या एफिशिएंसी हो, जो कुछ कंपनी की एफिशिएंसी होती है, एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ के उन सभी को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो उसके बारे में भी बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि करंट सिचुएशन को तो आप हैंडल कर सकते हो, मगर आने वाली सिचुएशन में खुद के बिजनेस को हैंडल करने के लिए जो फैक्टर्स आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट करने वाले हैं उन सभी का प्रिडिक्शन आपको करना, एक पर्टिकुलर लिमिट तक आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, जिसकी मदद से आपकी परफॉर्मेंस जो है, आपकी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, जो एबिलिटी है, उसका आप 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हो। जितने भी आपके पास रिसोर्सेस है उन सभी रिसोर्सेस का ऑप्टिमम लेवल तक उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, जिसकी मदद से आपके बिजनेस की जो कुछ टर्म्स है, सॉरी, जो कुछ जो गोल्स है, जो कुछ आपने टारगेट्स बनाए थे वो सब अचीव हो सकते हैं। क्यों अचीव होंगे, कैसे अचीव होंगे? क्योंकि आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस की कैपेबिलिटी है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपने कंटिन्यूसली बिजनेस इन्वायरमेंट का स्कैनिंग किया है। क्यों स्कैनिंग किया है? क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट का हर एक फैक्टर आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है, इसलिए आप अपने बिजनेस की स्टडी करते हो। इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए होता है, इसलिए इतना सारा इंपॉर्टेंस जो है एक बिजनेस इन्वायरमेंट का किसी एक बिजनेस के लिए होता है, इससे आपको पता चल सकता है। ओके, यहाँ पे जो प्रेजेंट सिचुएशन है, परफॉर्मेंस है, वो भी आप इंक्रीज कर सकते हो, और फ्यूचर परफॉर्मेंस भी आप इंक्रीज कर सकते हो, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, इतना सारा जो इम्पोर्टेंस है ये सिर्फ बिजनेस इन्वायरमेंट का हम यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट है इमेज बिल्डिंग। अब ये जो इमेज बिल्डिंग है, क्या होता है इमेज बिल्डिंग? इमेज बिल्डिंग के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? अब एक तरफ बिजनेस है, एक तरफ मार्केट है। जिस मार्केट में आप बिजनेस करते हो उस मार्केट में एक इंडिविजुअल सर्कल क्रिएट होता है जिसको आप बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हो। ओके, इस बिजनेस इन्वायरमेंट में आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हो।
या इन्वायरमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बिजनेस रिलेटेड होती है, और बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो सोसाइटी रिलेटेड होती है। अब इसको अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप टाइम टू टाइम कंप्लीट करते हो, या अपनी जो जिम्मेवारी होती है बिजनेस की इन्वायरमेंट प्रति और इन्वायरमेंट की बिजनेस के प्रति, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप पूरी करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस की जो गुडविल होती है, जो इमेज होती है, वो मार्केट में बढ़ती है। अब ये पॉइंट, इस पॉइंट के लिए भी बिजनेस इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। ओके, इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स द बिजनेस इन इंप्रूविंग देयर इमेज by showing their sensitivity to the environment, okay, within which they are working। अब जिस एरिया में या जिस इन्वायरमेंट में अगर कोई बिजनेस काम करता है, तो उस इन्वायरमेंट में क्या होता है, उस इन्वायरमेंट की जो फैक्टर्स है, तो उस उन्हीं फैक्टर्स को अगर आप अंडरस्टैंडिंग करोगे, तब आपको क्या मदद मिल सकती है कि आपकी जो बिजनेस की जो इमेज बिल्डिंग है, वो क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। अब यहाँ पे एक ही बात समझ लीजिए कि जिस भी एरिया में आपका बिजनेस है, उस एरिया में आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है। आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में जितने भी लाइव या अलाइव फैक्टर्स है, तो उन्हीं फैक्टर्स के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपने उन फैक्टर्स के प्रति आपकी कंपनी की जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो आपने सही टाइम पर अगर कंप्लीट की, तो ऑटोमेटिकली उस इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में आपका बिजनेस काम कर रहा है, उस इन्वायरमेंट में आपके बिजनेस की जो गुडविल है, आपकी बिजनेस की जो इमेज है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और आपके प्रोडक्ट को एक पॉजिटिविटी मिल सकती है या मिल जाएगी। अब इन्हीं बातों के लिए भी बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके बिजनेस की जो इमेज बढ़ानी है, या आपकी बिजनेस की जो गुडविल बढ़ानी है, तब आपको आपके बिजनेस के जो फैक्टर्स है, उन्हीं सभी फैक्टर्स का आपको कंटिन्यूसली स्टडी करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली एनालिसिस करना पड़ेगा, और कंटिन्यूसली स्कैन करनी पड़ेगी। तो इन 10 पॉइंट के बेस पर आप क्या कर सकते हो, बिजनेस इन्वायरमेंट का जो इम्पोर्टेंस है, वो लिख सकते हो या इसको समझ सकते हो। तो हम फिर से रिपीट कर देंगे, पहला पॉइंट क्या था। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं, उनकी स्कैनिंग करना, उनके एनालिसिस करना क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी एक बिजनेस के लिए, उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है या क्या महत्व है। तो सबसे पहला है डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, वो उनको समझने के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट उसका महत्व है। उसके बाद है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, और आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने के लिए भी बिजनेस इन्वायरमेंट एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके कारण ही ऐसा भी कहा जा सकता है कि नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन टू बिजनेस ग्रोथ। अब बिजनेस की ग्रोथ को डायरेक्ट करने के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट महत्वपूर्ण है। उसके बाद मार्केट में जो कुछ कंपटीशन है, उस कंपटीशन में खुद की बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए भी बिजनेस इन्वायरमेंट का महत्व है। उसके बाद क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स। अगर आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म प्लान्स को क्रिएट करना है, जनरेट करना है या बनाना है, तो आपको बिजनेस इन्वायरमेंट महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि जो कुछ डेटा है वो बिजनेस इन्वायरमेंट से ही आपको मिल सकता है, जिसके बेस पर आप लॉन्ग टर्म प्लान्स क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा था कि सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड्स एंड सोशल नीड। कस्टमर की नीड को अगर आपको फुलफिल करना है, तो उसके लिए भी बिजनेस इन्वायरमेंट महत्वपूर्ण है किसी भी बिजनेस के लिए। लर्निंग कंटिन्यूसली फ्रॉम इन्वायरमेंट, क्यों, डिसीजन मेकिंग लेने के लिए मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूसली सीखना पड़ता है। और कंटिन्यूसली जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट से सीखोगे, तो आपको उसका फायदा जो है डिसीजन मेकिंग में मिलेगा। इसलिए डिसीजन मेकिंग हो या सीखने की प्रक्रिया हो, उसके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट का महत्व अधिक है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पे इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली, किसी भी बिजनेस का परफॉर्मेंस हो या कैपेसिटी हो, अगर उसको बढ़ाना है, तो ये कैसे बढ़ाए, किस मार्ग से बढ़ाए, ये जानने के लिए भी बिजनेस इन्वायरमेंट का महत्व अधिक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं। और लास्ट वाला जो पॉइंट था, इमेज बिल्डिंग। जो कुछ आपकी कंपनी की इमेज है और जो गुडविल है, उसको भी आप यदि आपको बढ़ाना है, तो
उसके लिए भी बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके लिए ही बिजनेस इन्वायरमेंट का महत्व अधिक है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बिजनेस इन्वायरमेंट का पॉइंट, या यहाँ पे हमने कवर कर लिया है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हम आगे नेक्स्ट वाला थोड़ा सा पॉइंट कंप्लीट करेंगे, हमारे पास थोड़ा टाइम भी है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेचर एंड स्कोप, ये 5 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगर आपकी यदि एग्जाम होती है तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा अभी से ही। तो हम पॉइंट्स देख लेंगे अभी का, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी पॉइंट को। सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेचर कैसा है, कैसे जो फैक्टर्स होते हैं उनका नेचर कैसे कैसे है बिजनेस इन्वायरमेंट का, तो हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहला है नेचर, डायनामिक नेचर। ओके, डायनामिक, द बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट because of continuously change in environmental factors. Generally the changes get to see about customers want, need, performance, technology development, market trends and competitors etc. अब इसको जो बिजनेस इन्वायरमेंट को बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ डायनामिक नेचर ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं, द बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअसली चेंज। अब यहाँ पे कंटिन्यूअसली चेंज ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इसको डायनामिक क्यों कहा जाता है, गतिशील क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स होते हैं, हमने जो फैक्टर्स के बारे में पिछले 2 दिन में जो डिस्कशन किया था, इससे आपको क्लियर हुआ कि फैक्टर्स कौन से होते हैं। हर एक टाइप के फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। अब इसका कहना ये है कि जो कुछ बिजनेस इन्वायरमेंट के जो टाइप्स है, उन्हीं सभी टाइप्स में जो जितने भी फैक्टर्स आते हैं वो सब फैक्टर्स कैसे हैं, हर एक फैक्टर चेंज होते रहता है, उनमें कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। इसके कारण ही ऐसा कहा जाता है कि ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स है वो डायनामिक फैक्टर्स है, ये गतिशील फैक्टर्स है। क्यों, तो इसमें कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहता है। ओके, जनरली द चेंजेस गेट टू सी अबाउट कस्टमर्स वांट। अब इसमें से सबसे जो नोटेबल चीजेस कहाँ पर होते हैं, जनरली कहाँ पे होते हैं, तो ये नेक्स्ट वाला सेंटेंस आपको बताएगा। जनरली द चेंजेस गेट टू सी अबाउट, कहाँ पे, कस्टमर्स वांट। अब कस्टमर की जो इच्छा होती है या जो वांट्स होते हैं या उनकी नीड जो होती है या उनका जो प्रेफरेंस जो होता है, वो एक ही कस्टमर का या सब कस्टमर का एक ही वांट्स, नीड या प्रेफरेंस नहीं रहेगा, हर एक कस्टमर का अलग अलग होगा। अब दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब कस्टमर्स है। हर एक की अगर हर एक की नीड अगर कंप्लीट करनी है या फुलफिल करनी है तो वो बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, अगर, क्योंकि आप मोबाइल का ये एग्जांपल दे दीजिए, यहाँ पे दे देता हूँ। अगर अभी को आपको अगर मोबाइल लेना तो सभी को लेटेस्ट फैसिलिटी वाला मोबाइल चाहिए, कोई भी पुराना मोबाइल आप ये नहीं कर सकते, या किसको एडवांस है, जो कुछ मोबाइल के बारे में किसी को उसकी रैम अच्छी चाहिए, किसी को उसका कैमरा अच्छा चाहिए। तो कैसा रहता है कि ये किसी को अभी 64 GB वाला 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा अवेलेबल है, अब किसी को 64 वाला चाहिए तो किसी को 100 वाला चाहिए। ऐसी ये कस्टमर की वांट्स जो होती है, जो नीड्स जो होती है, वो चेंज होती रहती है और उसके प्रकार से बिजनेस को खुद को चेंज करना पड़ता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ फैक्टर्स है वो सब क्या है कि कंटिन्यूसली उसमें चेंज होते रहता है, जिसके कारण कंपनी को उसकी एक्टिविटी में भी चेंज करना पड़ता है, उसकी सब एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज करना पड़ता है और सब उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसमें भी चेंज करना पड़ता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इट इज अ डायनामिक नेचर। ओके, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होते रहता है, अलग अलग मार्क, अभी आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी हर रोज टेक्नोलॉजी में चेंज होते रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस के कारण
ये जो फैक्टर्स है बिजनेस इन्वायरमेंट के वो भी चेंज होते रहते हैं। और अगर बिजनेस इन्वायरमेंट का यदि कोई फैक्टर चेंज होता है और वो इम्पैक्ट करता है अपने बिजनेस के ऊपर, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस के अंदर जो कुछ अपने प्रोसेस है, जो कुछ अपने डिसीजन मेकिंग है, उन सभी में हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए हम इसको डायनेमिक नेचर का बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। ओके, मार्केट ट्रेंड भी चेंज होते रहता है और कॉम्पिटिटर्स भी अलग अलग से चेंज होते रहता है। तो ये सब फैक्टर्स जो है जो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। इसके अलावा भी जो बिजनेस इन्वायरमेंट के अलग फैक्टर्स है उनमें भी चेंज होते रहता है। इसी के कारण ही ये क्या कहा जाता है, इसका नेचर डायनेमिक नेचर कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला पॉइंट देख लेंगे, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या है, द बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स टर्म बिकॉज it include various types of factors from internal and external environment. It is difficult to understand the particular affected factor. Okay, अब जो ऐसा क्यों जाता है, इट्स कॉम्प्लेक्स एंड इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत ही डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड। ओके, समझने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स की लिस्ट हमने देखी थी, एक्सटर्नल फैक्टर्स की लिस्ट भी हमने देखी थी। अगर आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि इतने सारे फैक्टर्स का जब एक बिजनेस सभी फैक्टर्स का स्टडी करेगा तो कितना कॉम्प्लेक्स होगा, वो कितना उसको कितना डिफिकल्टी होगी कि वो समझ लेना, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना कि कौन सा फैक्टर किस प्रकार से हमें इम्पैक्ट कर सकता है, ये सब इंटरप्रिटेशन करना, इन सबका एनालिसिस करना, ये सब लॉन्ग प्रोसेस है। इसके लिए एक स्पेशल एक्सपर्ट और बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है ये बिजनेस इन्वायरमेंटल के फैक्टर की जो फैक्टर्स है उनकी स्कैनिंग करने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए। एक स्पेशल पोस्ट रहती है बड़ी बड़ी कंपनी में, R&D। वो R&D ऑफिसर भी यही काम करता है कि इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स है वो कैसे चेंज हो रहे हैं, किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं। तो उन्हीं वो जो ऑफिसर्स होते हैं या वो जो कुछ R&D करने वाले जो लोग होते हैं या कुछ मैनेजर होते हैं, उनके उनके लिए इन फैक्टर्स को समझ लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। मगर इतना आसान भी नहीं रहता है इनको इंटरप्रेट करना, इनके बारे में फिर प्रोडक्शन करना, उसके बाद में कंपनी को सजेस्ट करना और उसके बाद कंपनी डिसीजन लेना। अगर यदि कोई डिसीजन फेल होता है तो उसकी सब जिम्मेवारी क्या होती है, इन फैक्टर के बारे में जिसने भी प्रोडक्शन किया था तो उस व्यक्ति के ऊपर उसकी जिम्मेवारी होती है। क्यों अगर फैक्टर का अच्छी तरह से या परफेक्टली आपने प्रोडक्शन किया तो डिसीजन जो लिया है प्रोडक्शन के बेस पर वो क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे। मगर प्रोडक्शन ही आपका गलत होगा और उसके बेस पर आपने जो डिसीजन लिया वो भी गलत होगा, तो वो क्या हो सकता है आपके कंपनी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जितने भी फैक्टर्स है वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्लेक्स भी है। ओके, अब नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, इंटरडिपेंडेंट फैक्टर। इंटरडिपेंडेंट यानी कि परस्पर अवलंबित्व जिसे कहते हैं, एक फैक्टर दूसरे के बेस पर डिपेंड है। अब ऐसा कैसा है ये देखेंगे यहाँ पे, इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स, द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब इसमें जो फैक्टर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर है वो एक के बेस पर दूसरा डिपेंड है। अदरवाइज ऐसा नहीं कह सकते कि एक फैक्टर के बीच पर बहुत सारे फैक्टर डिपेंड हो। एक फैक्टर बड़ा है तो सब बाकी फैक्टर सब फैक्टर्स है, अगर बड़ा फैक्टर चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट सब छोटे फैक्टर्स पर होता ही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो चेंजेस इन एनी वन ऑफ द फैक्टर्स विल ब्रिंग चेंज इन सेवरल अदर फैक्टर्स। जो बात हमने अभी कहा था कि मैंने कहा था कि जो बड़ा फैक्टर है तो उसका इम्पैक्ट जो छोटे फैक्टर्स पे होता है, वही बात है यहाँ पे, चेंजेस इन एनी वन ऑफ द फैक्टर विल ब्रिंग चेंज इन सेवरल फैक्टर। किसी एक फैक्टर में यदि चेंज होता है तो बाकी सब फैक्टर्स में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर दूसरे के ऊपर क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। तो ऐसे नेचर के भी बिजनेस इन्वायरमेंट में फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल इसका क्या अर्थ हो रहा है, no one knows what is going to change or happen about the environmental factors in future। अब किसी को पता नहीं चलता कि आने वाले भविष्य में किसी एक फैक्टर के बारे में क्या होने वाला है या किसी एक फैक्टर में क्या चेंज होने वाला है, कोई भी नहीं जान सकता। मगर इसका प्रेडिक्शन करना उतना इजी भी नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो फैक्टर्स है बिजनेस इन्वायरमेंट के, जो फैक्टर्स है वो अनप्रिडिक्टेबल, उनका प्रेडिक्शन करना, उनका भविष्य करना वो आसान नहीं है।
It is difficult to predict when will change the customer demand, fashion trend, technology and economic condition. अब सबसे प्रेडिक्शन की जो प्रोसेस होती है, प्रेडिक्ट करने की जो भविष्यवाणी जिसको आप बोलते हैं, भविष्यवाणी करते समय सबसे डिफिकल्ट कब होगा? कोई भी बिजनेस अपनी बिजनेस रिलेटेड प्रेडिक्शन 100% नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों? उसका कुछ रीजंस है। वो रीजन क्या है? अगर क्योंकि जो कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहता है कस्टमर डिमांड में या फैशन ट्रेंड में या टेक्नोलॉजी में या इकोनॉमिक कंडीशन में कंटिन्यूसली चेंज होते रहेगा, या टेक्नोलॉजी में अगर यदि कोई चेंज होता है या फैशन में यदि कोई चेंज होता है या कस्टमर डिमांड में यदि कोई चेंज होता है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो कुछ बिजनेस में जो मैनेजर्स होते हैं जो प्रेडिक्शन करने का काम करते हैं या जो बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालिसिस करने का काम करते हैं, उनके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट का प्रेडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये 100% प्रेडिक्टेबल नहीं होता। 100% प्रेडिक्शन कोई भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में कोई भी मैनेजर कर नहीं सकता, क्योंकि वो नहीं जान सकता कि भविष्य में कस्टमर की नीड कैसी होगी, फैशन ट्रेंड कैसा होगा, टेक्नोलॉजी कैसी होगी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी। इन्हीं 4-5 कंटेंट के कारण ही इसको ऐसा कहा जाता है कि इट इज अनप्रेडिक्टेबल। ओके, दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनप्रेडिक्टेबल और अनसर्टेन। अभी अनप्रेडिक्टेबल भी है और अनसर्टेन भी है। ओके, निश्चित अनिश्चितता इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई भी फैक्टर एक पर्टिकुलर टाइम लाइन के लिए निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट है place and time oriented. Business environment is relative to nature. It is place and time oriented, that which means it changes as per place and time. For example, economic conditions in India and China. अब जैसे टाइम है और प्लेस है, उसके बेस पर ये बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि इट इज अ प्लेस ओरिएंटेड एंड आल्सो इट इज अ टाइम ओरिएंटेड। टाइम जैसा है वैसे फैक्टर्स चेंज होते रहेंगे, प्लेस जैसा है वैसे फैक्टर चेंज होते हैं। इंडिया में फैक्टर्स अलग होंगे, चाइना में फैक्टर्स अलग होंगे। इस प्रकार से हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मुझे लगता है 1 मिनट बचा है। नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि हमें स्कोप भी रहा है। तो यहाँ तक हमने 5 पॉइंट कवर कर लिए। आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कल के लेक्चर में हम इसके आगे वाले पॉइंट और स्कोप को कवर करेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप